गुड मॉर्निंग। मैं रमेश यादव, कक्षा 10 फिजिक्स में हिंदी वीडियो के लिए जैसा कि पहला चैप्टर चल रहा है, जिसमें वीडियो नंबर 5 में आज हम आपको लीनियर मैग्नीफिकेशन पढ़ाएंगे, यानी रेखीय आवर्धन। इससे पहले हम लोग जानेंगे दर्पण का सूत्र। दर्पण एक सूत्र निकालते हैं। तो देखिए, एक अवतल दर्पण आपके सामने ऐसे है। इस अवतल दर्पण में कोई वस्तु यहाँ रखी गई है। ये दर्पण का ध्रुव है। इससे u दूरी, जितनी दूरी पे वस्तु रखी जाती है उसे u कहते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका प्रतिबिंब इसमें बनता है, कहीं कहीं किसी स्थान में वास्तविक प्रतिबिंब आपने देखा था अवतल दर्पण में बनता था, तो जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम a' और b' से डिनोट करते हैं। इसकी दूरी दर्पण से हम लोग v से डिनोट करते हैं। और इसमें एक फोकस त्रिज्या भी था, जिसकी दूरी को हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं, और वो अपना त्रिज्या को r से। तो देखिए, इसमें दर्पण का सूत्र हेडिंग है, दर्पण का सूत्र, यानी दर्पण या फिर गोलीय दर्पण है। तो इस गोलीय दर्पण का जो सूत्र है वो दो प्रकार का है, एक अवतल के लिए और एक उत्तल के लिए। अवतल के लिए और उत्तल के लिए, दोनों दर्पणों के लिए गोलीय दर्पण का सूत्र यही आता है, जिसकी उत्पत्ति आपके पाठ्यक्रम में हाई स्कूल में यूपी बोर्ड में नहीं है। देखिए, इसके गोलीय दर्पण का जो सूत्र होता है वो 1/f = 1/v + 1/u होता है, जिसमें आपको संकेत यहाँ बताए जा रहे हैं कि जो u है वो दर्पण से वस्तु की दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी, और जो v है वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब जो a' b' बराबर है, प्रतिबिंब की दूरी। जबकि f यहाँ पर आपका फोकस दूरी है, f है फोकस दूरी। तो यही दर्पण का जो गोलीय दर्पण का मेन फार्मूला आपके सामने है। इसी पे आंशिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें करना क्या है कि इन दो राशियों का मान आपको दिया रहेगा और तीसरी भौतिक राशि में पूछ ली जाएगी आपसे। जिन दो राशियों का मान दिया जाएगा उनका हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह रख करके मान रखेंगे। जैसे u का चिन्ह क्या है, v का चिन्ह क्या है, धन है या ऋण है, उसको देख कर रखेंगे। और जिस राशि को निकालना होगा उसका चिन्ह हम नहीं रखेंगे, वो अपने आप लास्ट में चिन्ह सहित आ जाएगा। ये तो हुआ गोलीय दर्पण का सूत्र। जैसा कि हेडिंग यहाँ ऊपर लिखा गया है, लीनियर मैग्नीफिकेशन, जिसे रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो अगली हेडिंग हो जाएगा आपका रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन हेडिंग। इसकी परिभाषा ये है कि जिस गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, तो देखिए अगली हेडिंग है रेखीय आवर्धन। जैसा कि आपके सामने गोलीय दर्पण है अवतल दर्पण के रूप में, जिसका ध्रुव p है, इसमें वस्तु को हमने ये भी रखा था, प्रतिबिंब यहाँ पर कहीं बनता है इसका a' और b'। तो इसमें ये देखा जाता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, यानी यहाँ लंबाइयों की तुलना किया जाता है। इसी को रेखीय आवर्धन करते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है कि किसी गोलीय दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई, यानी a' और b' की लंबाई देख रहे हैं, न कि यहाँ से इसकी दूरी देख रहे हैं। दर्पण से दूरी देखेंगे तो v हो जाएगा। इसकी लंबाई को हम I से डिनोट करते हैं। इमेज माने होता है प्रतिबिंब, कैपिटल I से डिनोट करते हैं, और वस्तु को O से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी लंबाई को। O मीन्स होता है ऑब्जेक्ट, यानी O मीन्स होता है ऑब्जेक्ट, जिसको वस्तु कहते हैं, वस्तु की लंबाई। और I मीन्स होता है इमेज, इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब, यानी ये प्रतिबिंब की लंबाई है। तो किसी गोलीय दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई, यानी a' b' की लंबाई और तथा वस्तु की लंबाई, इन दोनों के अनुपात को बोलते हैं रेखीय आवर्धन। इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात इसको अंग्रेजी में रेखीय आवर्धन को लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं, इसीलिए संकेत हम स्मॉल m देते हैं। तो सूत्र हो जाएगा हिंदी में कि रेखीय आवर्धन बराबर
रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। अर्थात प्रतिबिंब यहाँ पे दिया है a डैश b डैश डिवाइडेड बाई ए बी, या इसे I बटा O भी हम लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए इसका सूत्र ये हो जाएगा m बराबर I बटा हो, a बराबर होता है माइनस b बटा u के। यही देखिए आवर्धन आपका फार्मूला है। इस पे आपके प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। ध्यान यही देना है कि b और u का चिन्ह उचित रखेंगे जिससे न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं होगा। इसमें भी बात आपको नोट करा रहे हैं जिससे आपका अंतिम प्रश्न गलत न हो नहीं पाए। देखिए ध्यान ये रखना है नोट में कि वास्तविक और सीधे प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन धनात्मक तथा आभासी वास्तविक और उल्टा लेना सीधे। इसे देखिए इसको वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ऋणात्मक तथा आभासी और सीधे प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है। आपको ध्यान ये देना है कि प्रतिबिंब देखना है, अगर वह उल्टा वास्तविक बनता है तो यम का चिन्ह आप ऋणात्मक लेंगे आवर्धन का, और अगर ये प्रतिबिंब सीधा बनता है, जैसे ऊपर सीधा बनता है, जैसे वस्तु है उसी के समान सीधे बनता है, तो आभासी नहीं होगा क्योंकि सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो आभासी आ जाएगा, सीधा आ जाएगा, तो वहां पे यम का मान धनात्मक रखेंगे, नहीं तो अंतिम प्रश्न गलत हो जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखना है सवालों में। वैसे अवतल दर्पण में क्या करता है, दो कंडीशन में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, एक वास्तविक दशा में, एक आभासी दशा में। क्योंकि अवतल दर्पण में प्रायः वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जब हम फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखते हैं तो वह प्रतिबिंब अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे आभासी रूप में बनता है। तो इस प्रकार अवतल दर्पण में दो कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए आप ध्यान ये देना है कि सवाल में वास्तविक और उल्टा शब्द लगा हुआ नहीं लगा हुआ है, ये विशेष ध्यान देंगे तो आपका अंतिम प्रश्न गलत नहीं होगा। जबकि उत्तल दर्पण में आप सीधे कर सकते हैं, उसमें सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वहां के लिए आवर्धन हमेशा यह धनात्मक होगा। आइए आगे बात करते हैं। अब है गोलीय दर्पण की पहचान। गोलीय दर्पण की पहचान कैसे हम गोलीय दर्पण को पहचानते हैं? तो देखिए इसके पहचान करने के दो प्रकार हैं, एक स्पर्श करके और दूसरा है प्रतिबिंब देखकर। चलिए चर्चा करते हैं हम लोग स्पर्श करके कैसे हम दर्पण को पहचानते हैं। हमें आपको क्या किया जाता है, कुछ दर्पण दे दिए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि इसे पहचान करके इसको अलग करिए, कौन सा दर्पण कौन सा है, अर्थात कौन समतल है, कौन उत्तल है और कौन अवतल दर्पण है, इसकी पहचान करके अलग करना होता है।
तो करते क्या है, स्पर्श करने क्या करते हैं कि सर्वप्रथम उस दर्पण को अपने ऐसे हाथ पर या किसी दफ्ती के टुकड़े पर ऐसे ऊपर रख करके उसके परावर्तक तल को स्पर्श करते हैं हाथों से। जब परावर्तक तल को स्पर्श करते हैं, अगर वह आपको दबा हुआ महसूस होता है परावर्तक तल, तो अवतल दर्पण होगा। यदि परावर्तक तल कुछ उभरा हुआ नजर आता है तो आप उसे कहेंगे उत्तल दर्पण होगा। अगर उसका परावर्तक तल आपको समतल प्लेन नजर आता है तो कहेंगे वह समतल दर्पण होगा। ये तो हो गया स्पर्श करके पहचानने का तरीका। अगर इससे भी नहीं पहचान पाए तो आइए दूसरा तरीका देखते हैं, प्रतिबिंब देखकर। हो सकता है इससे पहचान में आ जाए कि दर्पण क्या है। तो करते क्या है, एक बड़े छपे हुए अक्षर पे, यानी कोई किताब में अक्षर लिखा हुआ है, उसके ऊपर ऐसे दर्पण को रख करके, परावर्तक तल के सामने ऐसे रख करके धीरे धीरे दर्पण को आप ऊपर में से उठाइए और उस दर्पण के अंदर देखिए चित्र कैसा बनता है। धीरे धीरे ऊपर उठाने पर यदि उसके अंदर बढ़ने वाला जो अक्षर का आकार है वो बड़ा होता चला जा रहा है तो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। यदि अक्षर का आकार धीरे धीरे ऊपर उठाने पे दर्पण को आकार छोटा होता जा रहा है तो उसे आप कहेंगे उत्तल दर्पण। यदि आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसा अक्षर पहले है वैसे ही है, तो आप कहेंगे यह समतल दर्पण होगा। ये तो हुआ दर्पण की पहचान। अब इनका उपयोग देख लीजिए, यही मतलब ये आपका लेसन गैन हो सकता है। देखिए, गोली दर्पण का उपयोग, गोली दर्पण का उपयोग, आइए चर्चा करते हैं गोली दर्पण के उपयोग में। गोली दर्पण का उपयोग हम अवतल और उत्तल दोनों रूपों में करते हैं। तो पहले अवतल का देखते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। अवतल दर्पण का पहला उपयोग है शेविंग करने में या दाढ़ी बाल बनाने में। देखते हैं नाई लोग इस दर्पण का प्रयोग करते हैं जिसमें चेहरा हमारा भव्य दिखाई देता है और बाल काटने और दाढ़ सिकरिंग करने में आसानी होती है। तो कह सकते हैं कि शेविंग दर्पण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है सर्च लाइट के रूप में। जो सर्च लाइट का मतलब जो अंधेरे में किसी चीज को खोजा जाता है दूर तक टार्च मार करके, उस सर्च लाइट का जो कांच होता है वो अवतल दर्पण का होता है, यानी अवतल दर्पण का बना होता है। रेलवे इंजनों में, स्टीमरों में आज सामने का दृश्य बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण लगे होते हैं। और खास करके जो बच्चे टेबल लैंप पढ़ते हैं, जो प्रकाश फोकस करता है टेबल लैंप पर, उसका भी कांच इसी अवतल दर्पण का बना होता है। तो ऐसे स्थानों पे हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जबकि उत्तल दर्पण का प्रयोग देखेंगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग देखते हैं तो परावर्तक लैंप के रूप में, परावर्तक लैंप के रूप में इसका उपयोग करते हैं। परावर्तक लैंप का मतलब जो आप देखेंगे चौराहों पर, बड़े बड़े मार्केटों में, गलियारों में देखेंगे तो खंभों में चपटे चपटे बल्ब लगे होते हैं। उसका जो कांच होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ये प्रकाश को दूर तक फैला देता है जिससे चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। और दूसरा इसका उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में, पार्श्व दर्पण के रूप में। पार्श्व दर्पण के रूप में, पार्श्व दर्पण का मतलब होता है कि बैक साइड का चित्र देखने के लिए, जैसे चालक देखेंगे तो बगल में उसके कांच लगे होते हैं, तो क्या करता है वो स्पष्ट दर्शन करता है, अर्थात पीछे आने वाली वस्तुओं का वो सीधे दर्शन सामने कर लेता है। तो क्या करता है, इसने उत्तल दर्पण की दूर वाली वस्तु के चित्र को आपके नजदीक खींच के लाता है, जिससे आप आसानी से, छोटा ही प्रतिबिंब लेकिन आसानी से बैक साइड का चित्र सामने से देख सकते हैं। तो स्पष्ट दर्पण के रूप में कर सकते हैं, पास नहीं बल्कि स्पष्ट दर्पण के रूप में इसका उपयोग हम लोग करते हैं, उत्तल दर्पण। ये तो हुआ दर्पण की कहानी। दर्पण से संबंधित सारी बातें आपको बताई गई। इसमें ध्यान ये देना है, एक संयुग्मी फोकस होता है, संयुग्मी फोकस जो केवल अवतल दर्पण होता है। एक नंबर क्वेश्चन में पूछता है। अवतल दर्पण में इसलिए होता है कि अवतल दर्पण अगर अनंत पे वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, यदि फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, अर्थात स्थानों का अदला बदली हो जाता है। इसी को कहते हैं संयुग्मी।
कंजुगेट, अर्थात ये एक दूसरे का कंजुगेट है कि वक्रता अनंत पर रखेंगे तो फोकस बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो अनंत बनेगा। इसलिए संयुग्मित फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव है, उत्तल दर्पण में संभव नहीं है, क्योंकि उत्तल दर्पण में केवल हम सामने वस्तु रख सकते हैं, उसका प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे आभासी और सीधा बनता है। इसलिए अवतल दर्पण में ही संयुग्मित फोकस संभव होता है। एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आज का वीडियो बच्चों हम यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो वीडियो नंबर 6 होगा, इसके आगे हम नेक्स्ट उसमें चर्चा करेंगे, इससे संबंधित जो भी बातें हैं हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। धन्यवाद।